ओके जी, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे रीडिंग मॉड्यूल के ऊपर। रीडिंग हैज़ ऑलवेज बीन ए चैलेंजिंग टास्क, नो डाउट। मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि रीडिंग चैलेंजिंग ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जो स्टूडेंट ये कहते हैं जी कि रीडिंग बहुत मुश्किल टास्क है, नहीं होती, जो है जी 5.5 बैंड से ऊपर नहीं आते, जो है 5 बैंड ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, मैं इस फार्मूला को बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता। ठीक है जी, रीडिंग एक चैलेंजिंग टास्क है और इस चैलेंज को आपने ही अचीव करना है। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है। देखें 40 MCQs आपको रीडिंग के टेस्ट में आते हैं और 1 आवर्स का ये टेस्ट होता है और 3 पैसेजेस आपके आते हैं और 3 पैसेजेस का मतलब है कि एक पैसेज का टाइम है 20 मिनट्स, लेकिन 20 मिनट्स आपने स्पेंड नहीं करने, आपने 15 मिनट्स में एक टास्क करना है एंड यू हैव टू सेव द 5 मिनट्स। रीडिंग इज़ ए गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यस, रीडिंग टाइम मैनेजमेंट की गेम है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते तो आप कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो रीडिंग में याद रखिएगा कि हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल आपने रखना है। ठीक है जी, तो एक पैसेज आपने 15 मिनट्स में करना है और 5 मिनट्स आपने 15 मिनट्स सेव करने हैं एंड पर उन क्वेश्चंस के लिए जो आपके द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग में सबसे पहली जो चीज़ है जी वो है कि देयर शुड बी ए पेंसिल इन योर हैंड्स। ठीक है, लेड पेंसिल्स तो वहाँ पे होती है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करें। ठीक है जी, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड लुक टूवर्ड्स द हेडिंग ऑफ द पैसेज। यस, हेडिंग ऑफ द पैसेज जो है दैट काउंट्स 1000 वर्ड्स। ठीक है जी, और 1000 वर्ड्स जो है ना वो उससे उसकी कॉम्प्रीहेंशन होती है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है एक हेडिंग को और सब हेडिंग को समझने से। ठीक है जी, क्योंकि जो टाइटल होता है पैसेज का वो एक आपको इनसाइट देता है सारे पैराग्राफ की। तो आप तीनों पैसेजेस में से देखें कि किस पैसेज की हेडिंग जो है वो ज़्यादा विविड है, या किसी पैसेज के अंदर अगर पिक्चर दी हुई है तो आप वो पिक्चर वाला पैसेज पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है जी, क्योंकि पिक्चर से भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो आप स्टार्ट करें रीडिंग का टाइम एडजस्ट करें। ठीक है जी, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हेडिंग मैचेस को जो है वो करें। हेडिंग मैचिंग जो है इसके अंदर याद रखिएगा कि पहले आप क्वेश्चंस को रीड करें, उसके बाद फिर याद रखिएगा टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के शुरू में, फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में होता है। ठीक है जी, अब उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हेडिंग मैचेस में आती है और ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में, दूसरे का दूसरे में। दैट्स नॉट ए लॉजिकल फार्मूला। ठीक है जी, यानी कि किसी का आंसर जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर 4th पैराग्राफ में भी आपको मिलता है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर आपने यू डोंट नीड टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, जस्ट लुक द क्लू वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप पैसेज को पढ़ते हैं पैराग्राफ को तो उसका एक क्लू वर्ड होता है और उस क्लू वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है जी, अंडरलाइन करके फिर उसको एसोसिएट करेंगे हेडिंग्स के साथ, यानी पैराग्राफ बी में कौन सी ऐसी बात है जो पैराग्राफ बी में आई है और पैराग्राफ बी को आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करके और उसको उसके साथ मैच करेंगे। अच्छा, रीडिंग में याद रखिएगा कि अगर आपके 5 जो है मिस्टेक्स हैं 40 में से तो यू गेट 8 बैंड, यानी 5 गलतियों तक की गुंजाइश आपके पास है कि आप 8 बैंड्स अचीव कर सकते हैं। और जितनी आप मिस्टेक्स करते जाएंगे उतनी आपकी जो बैंड्स लेवल है वो गिरता जाएगा। ठीक है जी, तो आप कोशिश करें कि आपकी गलती जो है वो ना हो, और अगर हों भी गलतियां तो विद इन 10 हो। ठीक है जी, यानी 10 के अंदर अंदर आप मिस्टेक कर सकते हैं। और अगर आप 5 मिस्टेक्स कर सकते हैं, 5 की एग्जाम्पशन इसलिए है कि उसमें 8 बैंड्स आपके आ सकते हैं। ठीक है जी, हेडिंग मैचिंग के बाद आप कर सकते हैं जी जो है वो समरी कंप्लीशन।
समरी कॉम्प्लीशन में याद रखिएगा कि आपको सिनोनिम्स की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम हम ये सीख रहे होते हैं कि जो मिसिंग लेटर्स हैं वो सेम लेटर हमें पैसेज में से मिलेगा। इस तरह नहीं होता, हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। और समरी कॉम्प्लीशन के अंदर याद रखिएगा ब्लैंक से पहले और ब्लैंक के बाद का जो वर्ड है ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों आपको उसको अंडरस्टैंड करने का मौका देते हैं और उसको प्रॉपर सिनोनिम्स को ढूंढने का मौका देते हैं। ठीक है जी, कि कहाँ पे वर्ब आता है, कहाँ पे आप एडजेक्टिव लगाएंगे, कहाँ पे एडवर्ब आएगा, तो वो बिफोर द मिसिंग लेटर एंड आफ्टर द मिसिंग लेटर दोनों जो वर्ड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो समरी कॉम्प्लीशन में आपको हेल्प देते हैं। ठीक है जी, तो मैं हेडिंग मैचेस को जो है वो पहले रिकमेंड करूंगा, उसके बाद समरी राइटिंग को रिकमेंड करूंगा। समरी राइटिंग और हेडिंग मैचिंग को करने से क्या होगा कि आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है पैराग्राफ की कि आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि जितने क्लू वर्ड्स आपके आते हैं उतना आप उसको टेकअप करते हैं। और इंट्रोडक्टरी लाइन, फर्स्ट लाइन और एंडिंग लाइन जो होती हैं दे कम इन सिंक। कम इन सिंक का मतलब है कि दोनों का लेवल सेम होता है और दोनों में अंडरस्टैंडिंग का लेवल एक जैसा होता है। ठीक है जी, नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? आई टेल यू, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मीन्स कि आप कोई फैक्ट से निगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फैक्ट है तो वो ट्रू होगा और अगर उसके एंटी बात जा रही है तो वो फॉल्स होगा। ठीक है जी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू फॉल नॉट गिवन, और जो येस नो नॉट गिवन है दैट इज द राइटर्स ओपिनियन। अब राइटर के मुताबिक अगर वो बात ठीक है तो येस है, अगर वो उसके एंटी है तो नो है, और इफ दैट थिंग डजंट एग्जिस्ट इन नॉट गिवन। तो नॉट गिवन और नो के अंदर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी, वो क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि वो दोनों की आपस में जो है वो सिमिलैरिटी बहुत है, लेकिन याद रखिएगा कि छोटी सी भी इंफॉर्मेशन, वेरी माइनर एंड टाइनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको काफ़ी डिस्टर्ब करती है और वो आपको नो को नॉट गिवन बना देती है और नॉट गिवन को नो बना देती है। लेकिन अगर आप उसकी इंटेंसिव रीडिंग करेंगे, थोड़ा सा बारीक बीनी के साथ मटिकुलसली इसको टेकअप करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छी रीडिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हेडिंग मैचिंग के बाद समरी कॉम्प्लीशंस, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन। ठीक है जी, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्योंकि ट्रू फॉल नॉट गिवन आप एंड पे इसलिए रखें, मैं उसको रिकमेंड करता हूं कि जब आप ट्रू फॉल नॉट गिवन करेंगे तो जब आपने पैराग्राफ को पढ़ चुके होते हैं तो काफ़ी सारी आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है पैराग्राफ की। ठीक है जी, और किसी एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम ज़्यादा जो है ना वो सर्व मत करें। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई आपको ज़्यादा वो जो है डिस्टर्ब कर रही है, लीव इट एंड गो अहेड, लीव इट एंड गो अहेड। टच एंड गो फार्मूला अपनाएं। कौन सा फार्मूला? टच एंड गो फार्मूला। जितना आप टच एंड गो फार्मूला पे काम करेंगे उतना आप एक अच्छी रीडिंग अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है जी, अक्सर लोग कहते हैं जी कि मेरे 20 ही अभी हुए थे तो टाइम ख़त्म हो गया। और भाई टाइम तो नहीं रुकेगा टाइम इज़ जस्ट लाइक ए मर्सीलेस हॉर्स। वक़्त तो जो है बेरहम घोड़ा है। ठीक है, तो आपने उन वर्ड्स को पकड़ना है, उन इंफॉर्मेशन को पकड़ना है जो कि आपके रेलिवेंट हैं। ठीक है, जैसे बड़ी प्यारी बात इकबाल ने की है और मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने जो रीडिंग का फार्मूला दे दिया है, द बेस्ट एवर फार्मूला, जो कि उसका एक शेर मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कि अल्फाज पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब सदफ से के गोहर से। अब यहाँ पे लड़कियों के नहीं है से, सदफ मतलब होता है जो सीपियाँ होती हैं सरसाइले समुद्र के ऊपर, वो बटी हुई होती है। ठीक है, इनट होती हैं, और जो सदफ है, गोहर है सॉरी, वो कीमती पत्थर होता है जो कि डाइवर जब गोताखोर लगाता है गोता तो वो पर्ल्स को लेके आएगा। ठीक है जी, तो ये का शेर है, रीडिंग बेस करता है कि आपने अल्फाज की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें नहीं फंसना। अक्सर लोग जो है वो वर्ड्स में फंस जाते हैं, उन पे टाइम लगाना शुरू कर देते हैं। यू हैव टू इन्फर द आंसर। जितना आंसर इन्फर करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी आएगी, उतनी आप अच्छे तरीके से अपनी रीडिंग को
टेकअप कर सकेंगे। ठीक है जी। तो वाइज मैन आर नॉट एंटैंगल्ड इनटू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ वर्ड। ठीक है, वाइज मैन ऑलवेज टारगेट देयर आंसर्स। ठीक है, इस तरह आप नोट को कर ले और याद रखिएगा कि कोई भी ब्लैंक मत छोड़ें। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन रीडिंग। ब्लैंक्स को ज़रूर करें और पहले जो 100% आपको उनको अटैम्प्ट करें और फिर एंड पे जो 50 मिनट्स मैंने बचाए हैं, जैसे मैंने कहा कि आपने एक पैसेज 15 मिनट्स में करना है और 5 मिनट सेव करने हैं, इस तरह आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सेविंग कर सकते हैं। ठीक, तो होप यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ रीडिंग और इस सी फार्मूलाज पे अमल करें और डेली बेसिस पे रीडिंग करें और अपने बैकग्राउंड नॉलेज को इन्हांस करें, सिनोनिम्स को, वर्ड फैमिलीज को इन्हांस करें। ठीक है जी, डिक्शनरीज देखनी पड़ती हैं बाज़ दफ़ा प्रेपरेशन के दौरान, फिर इसमें सिनोनिम लिखें, आपके पास एक वर्ड की फैमिलीज होनी चाहिए, एक वर्ड से रिलेटेड 3, 3, 4, 4, 5, 5 सिनोनिम्स हों, जाकर आप अच्छे तरीके से एक अच्छी रीडिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो रीडिंग से डरना नहीं है जी आपने आज के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे बैंड अचीव करते हैं रीडिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह 8 बैंड्स तक रिजल्ट्स हैं हमारे। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से टेक करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद द न्यू लेक्चर्स। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।